तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन सन गार्डियन की शिप में जाता है जहां पर वो उससे जाकर मिलता है। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी लाइफ ये शिप बहुत ही तेजी से कंज्यूम कर रही है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये शिप मुझे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि इससे पहले उसके फादर को भी इसी शिप ने ही इसी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था। मोशन उसकी स्टोरी सुनने के बाद काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई ऐसी एबिलिटी आई तो फिर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये कहने के बाद वो उस शिप से वापस नीचे उतर आता है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर मोशन उस लड़की से जाकर मिलता है जो कि सेवेंथ प्रिंसेस है। वो लड़की मोशन को अपने साथ ले जाना चाहती थी मगर मोशन उसे साफ साफ मना कर देता है, जिस पर वो लड़की उसे फिर से कहती है मगर मोशन कहता है कि मुझे अपने 9 एल्डर परमिशन की जरूरत पड़ेगी तभी मैं जा पाऊंगा, पर तुम फिक्र मत करो, फ्यूचर में मैं कभी ना कभी वहां तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मगर वहां पे जनरल किन खड़ा हुआ होता है, वो मोशन को काफी गुस्से से देखता है और उससे कहता है कि अच्छा तुम्हारा लास्ट नेम भी किन है। तो मोशन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा सरनेम भी किन है। मगर जनरल किन फायू कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जिनके सरनेम किन है। कुछ लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और किन फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही अमीर हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीब घरानों में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजरती है। अगर तुम इस ग्रेट रूम में बाय चांस डिवाइन टीचिंग्स की वजह से सरवाइव कर भी गए हो तो भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम्हारा लास्ट नेम भी किन है मगर उसके बावजूद भी तुम एक आउटकास्ट हो, तुम कभी भी हमारे लेवल तक नहीं आ पाओगे, तुम हमेशा से ही इसी ग्रेट रूम में यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। ये बात सुनते ही वहाँ पे मौजूद सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पर ग्रैंडपा ग्वान को आया था, मगर वहाँ पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के भी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं जो कि गुस्से में उस बंदे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और जनरल किन को भी थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। वहाँ पे मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, जिस पर जनरल किन को थोड़ा सा शक होता है। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है, मगर उसे ये आइडिया नहीं था कि आखिर मोशन को कुछ गलत कहने पर ये सब लोग क्यों भड़क रहे हैं। इतने में वो मोटी लेडी वहां पर आती है, उसके हाथ में उसका बुच्चर होता है। वो अपने एक हाथ से रुमाल निकाल कर उस टेबल को गुस्से से साफ करती है। ये देखकर जनरल किन फायू के भी तोते उड़ जाते हैं, मगर उसे पता चल जाता है कि अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा। वो मोशन से कहता है कि सुनो ब्रदर, तुम किसी धोखे में मत रहना। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम कभी हम तक पहुंच पाओगे तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये कहते हुए वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो अचानक से उसके सामने 2 वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये दोनों ही डिमोनिक कल्ट सेक्ट के टॉप के वॉरियर्स हैं। मगर फिर मोशन कहता है कि जनरल किन, लगता है कि शायद आप यहाँ से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं, चले आ जाएं, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ। इतना कहते ही वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो दोनों वॉरियर्स उसका रास्ता छोड़ते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर। ये देखकर जनरल किन फायू को भी काफी हैरानी होती है। वो जहां जहां से गुजरता है वहां पर हर बंदा उसको रेस्पेक्ट के साथ यंग मास्टर कहता है, यहाँ तक के वहां पे खड़ी हुई लड़कियां भी उसे यंग मास्टर कहकर उसे हेलो कहती हैं और यहाँ तक के आते जाते हर एक दूसरा बंदा उसे रेस्पेक्ट के साथ यंग मास्टर कहकर पुकार रहा होता है। ये देखकर जनरल किन परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ये लोगों को हुआ क्या है, ये सब लोग इसे यंग मास्टर कहकर क्यों पुकार रहे हैं और ऊपर से ये मुझे इतना ज्यादा गुस्से से क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैंने इन लोगों से उधार पैसे मांगे हों। मगर मोशन उसे एक जगह लाकर छोड़ देता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा आगे का सफर अच्छा गुजरेगा। तो जनरल किन उस गेट से बाहर जा रहा होता है, मगर इस तरफ मोशन जैसे पलट कर जाता है तो किन फायू वो पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर सिटी लॉर्ड हंसते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है कि चलो आ जाओ, आज से ये पूरा का पूरा शहर ही हमारा है। ये देखकर किन फायू को भी एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये लड़का अचानक से सिटी लॉर्ड के इतना क्लोज कैसे आ गया। ये लड़का तो वही है जिसने सिटी लॉर्ड के बेटे को मारा है, तो सिटी लॉर्ड इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकता है। और ऊपर से वो इस शानलोंग सिटी को उसके साथ शेयर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि शानलोंग सिटी वो हमें ज्वाइन करने वाला है, इसीलिए इन लोगों ने पहले से ही उस स्पीयर गॉड को यहाँ पर पहुंचा दिया था। और वो थीफ और वो मास्कमैन वो भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे लोग एक प्लेन बनाकर यहाँ पर आए थे और ये सब लोग उसी प्लेन को ही फॉलो कर रहे थे।
ये सब लोग पहले से ही जानते थे कि हमारी आर्मी यहाँ पर आने वाली है, इसलिए उन लोगों ने पहले ही इस सिटी पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ये कहते हुए वो अपने घोड़े पर बैठकर बाहर जा रहा होता है, मगर फिर वो कहता है कि अरे नहीं, अब मुझे समझ में आया। ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ देखता है, वहां पर उसे मोशन दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि ये अब शानलोंग सिटी नहीं है, बल्कि वो यंग लड़का अब इस सिटी का नया ओनर बन चुका है और सिटी लॉर्ड वो बहुत पहले ही मारा गया है, क्योंकि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर की वाइफ ने उसे पहले ही मार दिया है और उसने खुद को उसके साथ रिप्लेस कर दिया है। ये कहते हुए वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है कि ये सिटी अब उस सिटी लॉर्ड का नहीं, बल्कि अब डिमोनिक कल्ट का सिटी बन गया है और इस सिटी में अब पूरी तरह से डिमोनिक कल्ट सेक्ट के का कंट्रोल है। अब मुझे पता चला कि सिटी लॉर्ड वो इस लड़के के साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा था। इस लड़के का जरूर डिमोनिक कल्ट सेक्ट में कोई बहुत ही बड़ा स्टेटस है। अगर हमारी यानकांग आर्मी के सामने वो सन गार्डियन शिप ना आई होती तो शायद पूरी की पूरी आर्मी ही यहाँ पर दफन हो जाती, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये लोग कोई प्लान बनाकर बैठे हुए थे जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं था। शानलोंग सिटी यही एक ऐसी जगह थी कि जहां से अगर यानकांग आर्मी बैठकर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती तो वो पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकती थी। मगर अब शानलोंग सिटी का नाम चेंज हो गया है, अब ये किन मोशन सिटी बन गई है। ये कहने के साथ ही ये सीन यही कट होता है और फिर हम लोग दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो ड्रैगन स्टेचू के ऊपर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है तो वो उन ड्रैगन पिलर्स के पास में उन ड्रैगन्स को भी देखता है जो कि डार्कनेस को दूर भगाते हैं। ये देखकर मोशन कहता है कि ये ड्रैगन सिटी सच में एक ट्रेजर लैंड है। पूरे शहर को तो छोड़ो, इन ड्रैगन पिलर्स की ही बात कर लें तो इन ड्रैगन पिलर्स के अंदर ही बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। इसकी वाइटैलिटी वो इसके अंदर ही मूव करती रहती है। ये बिल्कुल एक बॉक्सिंग पंच की तरह है। ये कहते हुए वो ग्रैंडपा वांगशेन की पंचिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, मगर वो कहता है कि मेरे स्किल्स अभी भी इतने अच्छे नहीं है कि जितने ग्रैंडपा वांगशेन के हैं, पर लगता है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद में उनके लेवल को अचीव कर लूंगा, क्योंकि मुझे अब डार्क वर्ल्ड में जाना है और वहां पर जाने के लिए मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। कहने के बाद वो वहीं पर ही प्रैक्टिस करने बैठ जाता है और हमें बताया जाता है कि कुछ दिन गुजरते हैं और मोशन वहीं पर ही बैठा रहता है। इतने में अचानक फिर डिमोनिक कल्ट सेक्ट से दो धर्मा प्रोटेक्टर वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मोशन कहता है कि धर्मा प्रोटेक्टर्स तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, इसलिए प्लीज आप खुद से ही इसे पढ़ लीजिए। मोशन उस लेटर को खोलता है और उसे पढ़ता है तो उसके अंदर डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर का एक मैसेज होता है। मास्टर मोशन से कहता है कि लास्ट टाइम हम लोग योंगजियांग रिवर से कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में चले गए थे, मगर इस बात को भी अब काफी टाइम गुजर चुका है। लेकिन तुम अब काफी बड़े हो चुके होगे और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया होगा कि तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो। मैं वैसे भी अब काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास अब बस सिर्फ 7 साल ही बचे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगले 7 सालों में मैं तुम्हें दोबारा कभी ना कभी देख पाऊंगा। ये सुनकर मोशन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि अच्छा, तो मास्टर के पास सिर्फ 7 साल है और वो काफी लंबे टाइम से यानटांग कंट्री में मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वहां पे खड़े हुए वो धर्मा प्रोटेक्टर्स कहते हैं कि उम्मीद है कि आप यानटांग कंट्री में जरूर आएंगे, मगर फिर मोशन उन लोगों से कहता है कि मेरा ये मैसेज फौरन से मास्टर तक पहुंचा दो कि मैं डार्क वर्ल्ड से वापस आने के बाद उनसे मिलने के लिए वहां पर जरूर आऊंगा। उतने में फिर वहां पर ग्रैंडपा ग्वान उससे कहता है कि चलो आ जाओ, विलेज चीफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें ले जाने के लिए तैयार है। तुम लोगों को आज रात ही निकलना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे ही एल्डर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और विलेज चीफ वो मोशन से कह रहा होता है कि जब हम लोग डार्क वर्ल्ड में जाएंगे तो एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम मेरे साथ ही मौजूद रहना। और फिर वो ग्रैनी सी से कहता है कि तुम इसे सेल्फ डिफेंस के लिए अपने डिमोनिक स्क्रिप्चर्स दे दो ताकि ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। ये सुनते ही ग्रैनी सी फौरन से मोशन के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपनी फिंगर्स उसकी हथेली पर रखते हुए अपनी डिमोनिक स्क्रिप्चर्स उसकी बॉडी में ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर बहुत सारे लेटर्स ट्रांसफर हो जाते हैं और पूरी तरह से उसके हाथ को कवर कर लेते हैं। ये देखकर तो मोशन भी काफी सरप्राइज होता है। उसने पहली मर्तबा डिमोनिक स्क्रिप्चर को फील किया था। से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अब उसके हाथ में एक ऐसा ग्लव आ गया है कि जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो ग्रैनी से कहता है कि ये स्क्रिप्चर तो एक ग्लव की तरह काम कर रही है। ग्रैनी उससे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये काफी लाइट है और काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। और फिर विलेज चीफ ग्रैंडपा ग्वान से कहता है कि तुम भी आ जाओ और एम्परर कू का जेट टोकन मोशन को दे दो। तो ग्रैंडपा ग्वान आकर उसे वो टोकन देता है और कहता है कि ये एम्परर कू का जेट टोकन है, इसे गुम मत कर देना, क्योंकि इसकी वजह से ही मैंने अपनी एक टांग गवाई थी। तो मोशन उस टोकन को भी रख लेता है और उसे अपनी बॉडी के साथ एक जगह बांध देता है और कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
विलेज चीफ फिर उस फार्मिस्ट से और ग्रैंडपा लॉन्गशेन से कहता है कि चलो अब तुम दोनों की बारी है। हमें दिखाया जाता है कि वो फार्मिस्ट एक छोटे से कप में कोई चीज लेकर आया था और फिर वो एक छोटी सी बोतल के अंदर से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकालता है तो उस कप से एक रेड ऑरा निकलता है जो कि एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर मोशन भी हैरान हो गया था, मगर वो फार्मिस्ट कहता है कि ये एक रियल ड्रैगन ब्लड है। वो फिर ग्रैंडपा लॉन्गशेन से कहता है कि तुम इसके जरिए अपने स्किल मोशन में ट्रांसफर करो। तो फिर ग्रैंडपा लॉन्गशेन अपना वो ब्रश उस ब्लड के अंदर डुबाता है और फिर वो उसी ब्रश के साथ कुछ पेंट करना शुरू करता है। तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे वो उस ब्रश से पेंटिंग करता है तो वो पेंटिंग मोशन की बॉडी के साथ अटैच होती जाती है, जिस पर मोशन कहता है कि इससे लग रहा है कि जैसे हमारे विलेज में जो डिवाइन स्टेचूज हैं ये उनके ही स्केचेस बना रहे हैं। लगता है कि शायद वक्त आने पर ये सारी की सारी पेंटिंग्स मेरी बॉडी से बाहर निकल आएंगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ग्रैंडपा लॉन्गशेन की पेंटिंग से बाहर निकलते हुए देखी थी। मगर ग्रैंडपा लॉन्गशेन कहता है कि तुम्हें आगे चलकर पता चल जाएगा। और फिर विलेज चीफ ग्रैंडपा वांगशेन से कहता है कि तुम अपनी धर्मा ब्लेसिंग मोशन को दे दो। ये कहने के बाद ग्रैंडपा वांगशेन फौरन से अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो मोशन के पास जाकर अपना एक हाथ उसके ऊपर रखता है, जिसके साथ ही वो मोशन को अपनी ब्लेसिंग्स देता है। इस तरह मोशन के पास अब खुद को सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ आ चुका होता है। मगर विलेज चीफ कहता है कि ग्रैंडपा युआनजी और एक स्मिथ तुम दोनों अपनी वाइटलिटी को इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करो। ये कहने के बाद वो दोनों ही फिर एक साथ मिल जाते हैं और अपनी वाइटल एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो हमें वहां पर एक जायंट फीनिक्स बर्ड दिखाई देता है जो कि फौरन से मोशन की बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरह मोशन की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा फर्नेस भी आ जाता है। और विलेज चीफ फिर उस ब्लाइंड ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हारी बारी है। तो फिर ब्लाइंड ग्रैंडपा फौरन से अपनी स्टिक मोशन के सिर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो फर्नेस पूरी तरह से आग से भड़क जाता है। इसके बाद मोशन फौरन से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है और वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने ग्रैंडपा की ही एनर्जी को यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है तो वो अपनी 9 हेवन आई को भी एक्टिवेट कर लेता है। और विलेज चीफ उससे कहता है कि तुम अब डार्कनेस को अपने पीक पे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। मोशन के पास अब काफी ज्यादा एबिलिटीज आ चुकी होती हैं, जिसके साथ वो अब उस डार्कनेस को देखने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी 9 हेवन आई को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि वो 9 की 9 लेयर्स एक्टिवेट हो चुकी है। और जिसके बाद वो उन 9 हेवन लेयर्स के नाम लेते हुए कहता है कि ये शेन शियाओ और ये किंग शियाओ, शाओ डान और शाओ जियांग, शाओ यू, शाओ लांग, उसके साथ स्काई पर्पल फायर, ये सब एक्टिवेट हो चुकी हैं, यानी कि यही वो 9 हेवन आईज है। वो जैसे ही उस आई को एक्टिवेट करता है तो वो डार्कनेस के अंदर देखता है उसे वहां पर शुरू में तो एक जायंट डीमन हैंड दिखाई देता है, मगर फिर उसे आगे चलकर कुछ और डीमन स्कल्स दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो डर के मारे पीछे हट जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस हैं। पर विलेज चीफ उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद जब विलेज चीफ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो उसके फोरहेड पर उसका एम्ब्रियो मार्क देखते हैं। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके साथ विलेज चीफ की बॉडी वो भी हवा में ऊपर आ गई थी। इतने में हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ अपनी बॉडी को रीजनरेट करना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो अपने स्पिरिचुअल हैंड्स और लेग्स बना देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से पहले जैसी बन जाती है। और हमें उसकी सोर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि चेन्स के साथ बंधी हुई थी। वो सोर्ड चेन से खुद को छुड़ाते हुए तेजी से वहां से निकलकर डार्कनेस को चीरते हुए फौरन से विलेज चीफ की तरफ चले जाती है। और हम लोग विलेज चीफ को देखते हैं, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकल रही थी और उसके साथ साथ उसकी बॉडी के पीछे एक और गोल्डन बॉडी अपीयर होती है जो कि असल में विलेज चीफ की ही अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड वापस से विलेज चीफ की उस जायंट बॉडी के पास आ जाती है और सब लोग विलेज चीफ की ये पावर देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो चुके थे। ये देखकर मोशन कहता है कि विलेज चीफ की ये गोल्डन लाइट तो इन डिवाइन स्टेचूज की गोल्डन लाइट से भी ज्यादा ब्राइट है। ये गोल्डन लाइट एक गोल्ड लाइट की तरह फील हो रही है। मुझे लगता है कि शायद विलेज चीफ कोई गॉड है या फिर वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर ग्रैंडपा गुआन कहता है कि मुझे बस अभी अभी पता चला है कि ये ओल्ड मैन हमारा विलेज चीफ क्यों है। वो सब लोग उसकी ये बॉडी देखकर काफी सरप्राइज थे और इस तरह फिर वो फार्मिस्ट कहता है कि ये एक स्वॉर्ड गॉड है जो कि पिछले 400 साल से बिल्कुल खामोश था, मगर फाइनली अब ये अपनी ट्रू पावर शो करने वाला है। विलेज चीफ फौरन से मोशन से कहता है कि चलो हमें डार्कनेस में जाना है। और इस तरफ मोशन ग्रैनी से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं जरूर वापस आऊंगा। इस तरफ विलेज चीफ उन ड्रैगन पिलर्स को होल्ड करते हुए फौरन से उस डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ता है और उसके साथ साथ मोशन भी आगे की तरफ जाता है। तो डार्कनेस में जाते ही उसका वो जेट पेंडेंट चमकना शुरू हो जाता है
और उसे वहां पर डार्कनेस में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद विलेज चीफ अपनी उस जायंट बॉडी के साथ दोनों ही हाथों के साथ उस डार्कनेस को पकड़कर बीच में से बिल्कुल चीरकर अलग कर देता है और मोशन के लिए एक रास्ता बना देता है, जिस वजह से वो अब इजीली आगे बढ़ सकता है। वो लोग उस डार्कनेस के बीचों बीच आगे बढ़ते जा रहे थे और मोशन जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे नजर आता है कि शानलोंग सिटी में मौजूद वो टावर्स दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं और उनके आसपास स्पिरिचुअल ड्रैगन्स भी आ गए हैं। मगर उसे ओल्ड ड्रैगन पहले सब क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो पहले किस तरह था, क्योंकि इस मर्तबा वो अपनी 9 हेवन आइज को यूज कर रहा था, तो इसलिए अब उसे हर एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही थी। मगर फिर विलेज चीफ उससे कहता है कि फौरन से मेरे पास आ जाओ और डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। डार्कनेस के जितना करीब जाओगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। मगर फिर मोशन उसके करीब जाकर कहता है कि ग्रैंडपा, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारे डीमंस देखे थे, मगर अब तो यहाँ पर एक भी नहीं है। इतना कहने के बाद अचानक से फिर वहां पर दोबारा अंधेरा हो जाता है और उन लोगों को अपने सामने एक छोटा सा क्रैक दिखाई देता है जिससे रोशनी आ रही थी। मोशन कहता है कि जरूर यही क्रैक हमारे आगे जाने का रास्ता है, मगर अचानक फिर उसे वहां पर और क्रैक्स दिखाई देते हैं जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्रैक्स मुझे बिल्कुल नेल्स की तरह लग रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और मोशन कहता है कि यहाँ पर 5 क्रैक्स हैं। क्या ये 5 नेल्स हैं या फिर ये क्रैक्स असल में कोई फिंगर्स हैं? और मोशन को दोबारा से वही डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है जिस पर वो कहता है कि लगता है कि कोई डीमन यहाँ पर है और उसके नीचे मौजूद जमीन भी हिलना शुरू हो जाती है, जिस पर वो कहता है कि जरूर यहाँ पर कोई डीमन है जो कि इस पूरी जगह को कवर कर रहा है और मैं यहाँ पर अभी भी एक डिमोनिक ब्रीथ फील कर पा रहा हूँ। उसे वहां पर बहुत बड़े बड़े बाल दिखाई देते हैं और फिर इतने में अचानक से एक रेड आई मोशन के पीछे ओपन होती है तो उसे पता चल जाता है कि वो डीमन उनके बेहद करीब खड़ा है और वो दोनों ही उस डीमन के हाथ के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। ये देखकर मोशन कहता है कि ग्रैंडपा, यहाँ पर खतरा है। मगर विलेज चीफ फौरन से अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा सोर्ड्स रिलीज करता है कि हर जगह फैल जाती हैं। ये देखकर मोशन भी बिल्कुल हैरान हो गया था। ग्रैंडपा अपनी बॉडी से 1000 सोर्ड रिलीज करता है जो कि उस जायंट डीमन बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर के अंदर वो सारी की सारी सोर्ड्स उसके चिथड़े उड़ा देती है, जिसके साथ ही इस डीमन का काम यही तमाम हो जाता है। विलेज चीफ की स्वॉर्डमैनशिप को देखकर मोशन कहता है कि अच्छा तो ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैनशिप। विलेज चीफ अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को वापस बुलाता है तो वो सारी सोर्ड्स विलेज चीफ के बालों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सिर पे जितने बाल हैं वो उतने ही सोर्ड्स क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद विलेज चीफ मोशन से कहता है कि हम लोग डार्क वर्ल्ड में योंगजियांग रिवर के सोर्स से ही एंटर हो पाएंगे। एक मतलब हम लोग डार्क वर्ल्ड में एंटर हो जाएं तो फिर वहां पर हम लोग उस वरी फ्री लैंड को अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं, मगर हमें इसके लिए 5000 माइल्स दूर तक ट्रेवल करना होगा और तुम्हारी स्पीड इस वक्त काफी स्लो है। मैं तुम्हें वहां जल्दी पहुंचा दूंगा। ये कहने के साथ विलेज चीफ अपनी स्पीड को जैसे ही बढ़ाता है तो वो लाइटनिंग स्पीड के साथ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए मोशन को अपने साथ ले जाता है। ग्रैंडपा की स्पीड को देखकर मोशन के भी छक्के छूट जाते हैं। उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी फास्ट स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं किया था। वो लोग कुछ ही देर में टियानमो सेक के उन टावर्स को देखते हैं और पलक झपकते ही वापस से अपने डिसेबल विलेज में आ जाते हैं और पलक झपकते ही उन डिवाइन स्टेचूज के पास पहुंच जाते हैं। इसी तरह ही विलेज चीफ उसे लाइटनिंग स्पीड के साथ ट्रेवल करवाते हुए उस ड्रैगन गुफा के भी पास से होते हुए आगे की तरफ ले जाता है। ये देखकर मोशन कहता है कि क्या ये योंगजियांग ड्रैगन पैलेस है? और फिर मोशन रून्स ऑफ गॉड्स में भी एंटर हो जाता है जहां पर वो उसी गॉडेस को देखता है जिसे उसने फर्स्ट टाइम देखा था। पलक झपकते ही विलेज चीफ उसे डाशू से बिल्कुल बाहर लेकर आ गया था। उसे वहां पर एक ड्रैगन दिखाई देता है जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर ये सी आई ड्रैगन उस टेंपल से बाहर कैसे निकल गया है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। ये कहने के बाद फिर ग्रैंडपा उसे और भी ज्यादा स्पीड के साथ डार्कनेस के अंदर बिल्कुल डीप में लेकर जाता है और जैसे ही वो लोग एक जगह आकर रुकते हैं तो मोशन अपने आसपास का नजारा देखकर बिल्कुल हैरान होता है। उस ग्राउंड में बहुत सारी स्कल्स पड़ी हुई होती हैं और उसके साथ अचानक से फिर वहां पर कुछ हलचल होती है जिस पर मोशन कहता है कि कोई है जो कि यहाँ आ रहा है। वो फौरन से अपनी 9 हेवन आइज को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसका विजन काफी अच्छा हो जाता है और उसे वहां पर उस अंधेरे में भी कुछ फ्लैग्स दिखाई देते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर उसे वहां पर कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे डीमंस आना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ साथ वहां पर एक बहुत ही खतरनाक ब्लड ओरा भी फैल जाता है जिसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वहां पर असल में पूरी की पूरी एक आर्मी आ रही होती है और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उसे कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। ये नजारा देखकर मोशन काफी ज्यादा परेशान होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के डीमंस हैं क्योंकि वो हूबहू इंसानों जैसे ही लग रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि उस डार्कनेस के अंदर फिर अचानक से कुछ स्केलेटन
इंस्टेंट्स वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और मोशन को फिर वहां पर बहुत बड़ी बड़ी जायंट बॉडीज भी दिखाई देती हैं। ये देखकर वो कहता है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जंग हो रही है और मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक ब्रीथ मौजूद है। ये सारे के सारे गॉड्स एंड डीमंस हैं, मगर विलेज चीफ कहता है कि नहीं, ये गॉड्स और डीमंस की कॉर्प्स बॉडीज हैं। जितने भी डेड गॉड्स हैं और डेड डीमंस हैं वो दोबारा से रीइंकार्नेट हो गए हैं। तो मोशन कहता है कि ये लोग रीइंकार्नेट होने के बाद कहाँ जा रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे किसी एक डायरेक्शन की तरफ भाग रहे थे और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।